चलो, दूसरा जो कौशल है आप लोगों का, क्योंकि पहले हमने बताया था पाठ प्रस्तावना कौशल, ठीक है, दूसरा है आप लोगों का प्रश्नीकरण कौशल। तो डिट्टो यहाँ तक सारी क्रियाएं उसी तरीके से रहेंगी, ठीक है, जैसे जिसमें विद्यालय का नाम, कक्षा, विषय, कालांश, अवधि, चक्र, दिनांक, ये सारी चीज़ें उसी से। अंतर क्या है, आप देखे होंगे प्रकरण इसमें क्या किया जाता था, पाठ प्रस्तावना में वो लिखा नहीं जाता था, ठीक है, लेकिन जब हम प्रश्नीकरण रहेंगे तो वहाँ पे बोर्ड पे ही पहले हम क्या करेंगे, ये प्रकरण लिख देंगे, जो कि आज का प्रकरण है वायुमंडल की संरचना, ये बताएंगे भी। अब आप चाहें तो कुछ वायुमंडल की संरचना के बारे में बच्चों को थोड़ा बहुत ज्ञान, सामान्य से जानकारी दे सकते हैं। उसके पश्चात क्या अपनी फाइल में लिखेंगे आप उसके पश्चात कंपोनेंट्स लिखेंगे, इसके प्रश्नीकरण के जो आपको बताया गया है वो लिखा जाएगा। फिर उसके बाद सहायक सामग्री, ठीक, और उसके बाद पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि विद्यार्थियों को वायुमंडल के बारे में, वायुमंडल की संरचना के बारे में सामान्य जानकारी है, ठीक है। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें होने के पश्चात हम बात करेंगे प्रश्नीकरण कौशल का प्रस्तुतिकरण, ठीक है। तो ये सारणी बनेगा, इस तरीके से लेखन कार्य होगा। लेकिन जब हम प्रश्नीकरण में निर्माण करते हैं प्यारे बच्चों, तो मुख्यतः 3 बातों का ध्यान में रखना जरूरी होता है। एक तो होता है जब हम प्रश्न निर्माण करते हैं, तो जब प्रश्न बनता है ना, तो उसमें पहली चीज़ ये होती है कि जब प्रश्न बनता है तो निम्न स्तरीय प्रश्न का निर्माण होता है, दूसरा मध्यम स्तरीय प्रश्नों का निर्माण किया जाता है, और तीसरा जो होता है वो उच्च स्तरीय प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। जब हम बिल्कुल न्यूनतम स्तर की बात करते हैं, जब निम्न स्तरीय प्रश्न का निर्माण करते हैं, तो उसमें जो प्रश्न बनता है बच्चों के मानसिक स्तर या फिर कह सकते हैं बिल्कुल सरल प्रश्नों का निर्माण किया जाता है, मेमोरी लेवल पे प्रश्न का निर्माण किया जाता है, जो उनके पूर्व ज्ञान से संबंधित होगा। जैसा कि ये प्रश्न है, वायुमंडल किसे कहते हैं, कक्षा 7 का हमने पढ़ा रहे हैं, तो कक्षा 6 में ये टॉपिक है जो बच्चों को पढ़ाया गया है, ठीक है। तो ये क्या ऐसा प्रश्न है, निम्न स्तरीय प्रश्न है, ठीक। तो इसी प्रकार से आप 1-2 प्रश्न निम्न स्तरीय प्रश्न का निर्माण करेंगे, जिसमें प्रश्न कैसे होंगे, सरल होंगे, बोधगम्य होंगे, और उनको बताने में आसानी होगा, जो कि ऐसे प्रश्न यहाँ पे हम बनाएंगे। दूसरा जो बनता है मध्यम स्तरीय, जिसमें हम कह सकते हैं बोध स्तर के प्रश्नों का निर्माण करते हैं, जिसमें बच्चे अधिकतर आप देखेंगे कि व्याख्या प्रस्तुत करने वाले प्रश्नों का निर्माण करते हैं, जिसमें थोड़ा बहुत वो तर्क करे, चिंतन करे ना, या फिर ऐसे प्रश्न हो जिसमें वर्गीकरण हो, जिसमें अंतर स्पष्ट करने की बातें आती हैं, तो वो बोध टाइप के प्रश्नों का निर्माण यहाँ पे किया जाता है। और जब हम तीसरी बात करते हैं उच्च स्तरीय, तो उच्च स्तरीय में जब प्रश्न का निर्माण किया जाता है, तो वहाँ पर ऐसे प्रश्नों का निर्माण किया जाए जिसमें बच्चे क्रियाशील हो, ठीक है, तर्क चिंतन तो करें ही, लेकिन उसके साथ साथ क्या करें, संश्लेषण करें, ठीक है, विश्लेषण करें और मूल्यांकन करें। इन स्तरों पे अगर बात करते हैं, जो कि हर एक पक्षों को छोटे छोटे खंडों में विभाजित करके वो कहीं ना कहीं उत्तर देने का प्रयास करते हों, ठीक, तो या संपूर्ण विषय वस्तु को जानकारी वो रखते हों, ऐसे प्रश्नों का निर्माण हम यहाँ से करते हैं। तो इन 3 मुख्यतः बातों का ध्यान में रख करके हम प्रश्न निर्मित किए हैं, ठीक है। तो अब मेरा जो पहला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्नीकरण में, वो प्रश्न है वायुमंडल किसे कहते हैं, ठीक है। तो बताइए वायुमंडल किसे कहते हैं, तो बच्चा बताएगा यहाँ पे कि पृथ्वी के चारों ओर परिवेश को क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, अब जो देखिए क्या है, ये प्रकरण से संबंधित है, जब भी आप प्रश्न का निर्माण करेंगे वो प्रकरण से संबंधित होना चाहिए, ठीक है, प्रश्न सरल होना चाहिए। जो विशेषताएं बताए थे ना प्रश्नीकरण का, वो सारी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे, घटक को ध्यान में रख करके भी निर्माण करेंगे। दूसरा प्रश्न है वायुमंडल किन किन चीज़ों से बना है, तो बच्चे कहेंगे कि अनेक गैसों से मिलकर के बना हुआ है। तो अब यहीं से हमने प्रश्न पूछ लिया कि उन गैसों का नाम बताओ, जो किन किन गैसों से आप कह रहे हैं, या अनेक गैसों का कह रहे हैं, तो उन गैसों का नाम बताओ। अब बच्चे यहाँ पे कहेंगे ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन होता है, हीलियम होता है, ठीक है। आप यहाँ से एक प्रश्न और पूछ सकते हैं कि और ऐसे कौन से गैस हैं, नाम बताइए, तो कौन होते हैं, आर्गन, बहुत अच्छा भी, आर्गन भी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं पाई जाती हैं। अब उसके पश्चात मेरा प्रश्न है सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस की होती है, ठीक है, सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है,
नाइट्रोजन गैस। ठीक है, अब इसी से हमने निर्माण कर लिया कि नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत वायुमंडलीय गैसों में कितना है, कितना है 70%। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अब इसी से हमने पूछ लिया कि नाइट्रोजन ना, तो नाइट्रोजन इसके लिए हमने नाइट्रोजन के लिए एसकी का प्रयोग कर लिया, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, क्या होती है नाइट्रोजन की विशेषता? कहीं ना कहीं सर ये चीजों की वस्तुओं की ज्वलनशीलता को कम करती है ना, ज्वलनशीलता को कम करती है, बहुत अच्छा बताया आपने। ठीक है, उसके बाद मेरा दूसरा प्रश्न है या नेक्स्ट है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितने प्रतिशत होता है, कितना होता है 28%। ठीक है, तो ये प्रश्न इस तरीके से। अभी अच्छा, और भी प्रश्नों का निर्माण, क्योंकि इसमें कम से कम अब 6 मिनट आपको व्यतीत करना है, टीचिंग करना है, तो कम से कम आपको 7 होने चाहिए और अधिक से अधिक 10-12 प्रश्न आप बना सकते हैं। तो एक आध दो प्रश्न और यहीं से पूछ लेते हैं। अब उसके पश्चात नेक्स्ट प्रश्न है, ऑक्सीजन हमारे किस काम आती है? सर ऑक्सीजन हमें सांस लेने में काम आती है। हाँ, सांस लेने में काम आती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड किसके लिए उपयोगी होता है? सर कार्बन डाइऑक्साइड सर ये आग बुझाने का काम आती है। और सर पेड़ पौधे इसका इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए? पेड़ पौधे इसका इस्तेमाल करते हैं सांस लेने के लिए। पेड़ पौधे का विकास करने में भी सहायक होता है। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों कि आप प्रश्नीकरण में कम से कम कितने प्रश्न बनाएंगे? 6 से 7। नहीं भाई, 6 से 7 आपको कम से कम, ठीक बताया आपने, कम से कम आपके प्रश्न कितने होने चाहिए? तो 7 होने चाहिए, और 7 से लेकर के 10-12 तक आप प्रश्न बना सकते हैं। ठीक है, और प्रश्न जितने भी मैंने आपको पूछा वो सभी क्या थे? वायुमंडल की संरचना से संबंधित प्रश्नों का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो ये प्रेजेंटेशन आप जब करेंगे ना, तब आपके लिए ये 6 मिनट में आप प्रेजेंटेशन इस तरीके से कर सकते हैं। तो उसमें आप बच्चों को समय समय पर फीडबैक भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर फीडबैक के लिए उतना विशेष रोल नहीं है, क्योंकि फीडबैक के लिए अलग से एक स्किल डेवलपमेंट की जाती है, वहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, मैं यहीं पे एक प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा हूँ, ये बताइएगा कि प्रश्नीकरण और पाठ प्रस्तावना कौशल में क्या अंतर होता है? सर पहले तो सर पाठ प्रस्तावना में हम प्रकरण नहीं लिखते हैं, प्रश्नीकरण में प्रकरण लिखते हैं। ठीक है, और सर पाठ प्रस्तावना में हम प्रकरण बच्चों से निकलवाते हैं, और हमारे जो प्रश्न होते हैं वो इस उद्देश्य से बनाए जाते हैं ताकि प्रकरण निकल जाए। ठीक है, प्रश्नीकरण में सर सारे प्रश्न सर प्रकरण से ही संबंधित रहते हैं। ठीक, 2-3 बातें जो आपने बताया। पाठ प्रस्तावना में जो प्रश्न बनते हैं बच्चों के पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन पाठ जो पढ़ाना चाहते हैं अंत में वही निकलवाते हैं, उससे संबंधित होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो बनता है वो बिल्कुल प्रकरण से संबंधित प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। पाठ प्रस्तावना में क्या होता है, प्रश्नों की जो संख्या रहती है वो कम से कम 3 होती है और अधिक से अधिक 5 ही बना सकते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रश्नों की संख्या कम से कम 7 होगा, 6-7 कह सकते हैं, और अधिक से अधिक 10-12 बना सकते हैं। ठीक, और आप देखे होंगे कि सबसे महत्वपूर्ण बात कई बार एग्जामों में पूछा जाता है आप लोगों के कि किस कौशल के पश्चात उद्देश्य कथन किया जाता है। ठीक है, तो किस कौशल के पश्चात उद्देश्य कथन किया जाता है? किस कौशल के पश्चात उद्देश्य कथन किया जाता है? बहुत अच्छा, पाठ्य प्रस्तावना के पश्चात ही उद्देश्य कथन किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में बहुत सारे स्किल का नाम दे देगा कि प्रश्नीकरण कौशल, व्याख्यान कौशल, पुनर्वलन कौशल। तो अब क्या मैंने ये जब पूछा तो क्या उद्देश्य कथन किया था? नहीं किया, क्योंकि इसमें इसका रोल नहीं है उद्देश्य कथन का। सिर्फ उद्देश्य कथन कहाँ पर किया जाता है? पाठ प्रस्तावना के पश्चात किया जाता है। इतनी बात समझ में आए? तो ये है, इस तरीके से आप इसका प्रस्तुतिकरण करेंगे। ठीक, फिर उसके पश्चात आप क्या लिखेंगे, ये सारणी कंप्लीट हो जाएगी।
तो फिर उसके बाद लिखेंगे प्रश्नीकरण कौशल का घटक एवं निरीक्षण तालिका। ठीक है, अब निरीक्षण तालिका के लिए आप उसी तरीके से बनाएंगे, सीरियल नंबर बनेगा, घटक बनेगा, रेटिंग स्केल, लेकिन घटक किसके रहेंगे? प्रश्नीकरण कौशल के घटक रहेंगे, रेटिंग स्केल लगेगा। फिर उस सारणी के नीचे क्या होगा? समालोचना या फिर आलोचना लिखा जाएगा, ठीक, दिनांक लिखा जाएगा और इधर पर्यवेक्षक हस्ताक्षर लिखे जाएंगे। तो इस तरीके से आपके फाइल बनाना जो है वो कंप्लीट होगा। ठीक है, इतना समझ में आया? चलो आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद, जय हिंद सभी को।